2027 में सेकामई विधानसभा में जनादेश का रास्ता कैसा दिखेगा? ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह डेटा पर आधारित एक ब्लूप्रिंट है। चलिए इस चुनावी मैदान की हकीकत को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले आइए जमीन को महसूस करें। यह है सेकमई विधानसभा क्षेत्र संख्या 16। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, यह मणिपुर की पूरी राजनीतिक कहानी का एक छोटा सा आईना है। यहां जो होता है वो पूरे राज्य के लिए बहुत कुछ कहता है। ठीक है, तो हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। पहले हम सेकेमाई के चुनावी मैदान को समझेंगे, फिर 2022 के नतीजों का पोस्टमार्टम करेंगे, इतिहास से कुछ पैटर्न सीखेंगे, जीत की एक चौतरफा रणनीति यानी चतुर्मुख पर बात करेंगे और आखिर में एक असली जनजनादेश का खाका तैयार करेंगे। तो पहला पड़ाव है सेकमई का चुनावी मैदान। किसी भी रणनीति से पहले वहां की मिट्टी की नब्ज को समझना जरूरी है। मतलब वहां के लोगों को, उनकी रोजी रोटी और उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों को समझना सबसे पहला काम है। तो सेकमई की असल तस्वीर क्या है? देखिए, यहां करीब 30,000 जागरूक वोटर हैं। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहां मैतेई पंगल, नेपाली और दूसरे आदिवासी समुदाय के लोग साथ रहते हैं। ज्यादातर लोग किसान हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंताएं हैं बुनियादी ढांचा और बेरोजगारी। और सबसे अहम बात, यहां वोटिंग लगभग 89% होती है हर बार। इससे पता चलता है कि लोग सियासत को कितनी गंभीरता से लेते हैं। उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 2022 के जनादेश का विश्लेषण। हम इसे एक सियासी गिरावट का पूरा एक्सरे कह सकते हैं। 2022 में जो हुआ वो हमें वोटरों के मिजाज और व्यवस्था की नाकामी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। 2017 में तस्वीर कुछ ऐसी थी। कांग्रेस पार्टी के पास 44.7% का एक बहुत ही मजबूत वोट शेयर था। इस नंबर को जरा याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला है। और ये है 2022 का सच। सिर्फ 5 साल में 44.7% का वोट शेयर गिरकर महज 5.9% पर आ गया। यह एक राजनीतिक भूचाल से कम नहीं था। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो ये सारे वोट गए कहां? ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। बीजेपी 36.8% वोट लेकर जीत गई, लेकिन जरा यहां देखिए, एनपीपी को 24.6% और जेडीयू को 21.9% वोट मिले। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 46% से ज्यादा हो जाता है। मतलब जीतने वाले से भी ज्यादा। साफ है, विपक्ष बीजेपी से नहीं हारा, विपक्ष एक दूसरे से हार गया। तो असल मुद्दा कोई बीजेपी की लहर नहीं थी। असली वजह थी सरकार के खिलाफ वोटों का कई पार्टियों में बुरी तरह से बंट जाना। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, ये एक सिस्टम की नाकामी थी। और इसीलिए डेटा पर आधारित ऐसी बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तथ्यों पर टिकी जिम्मेदार सार्वजनिक बहस अनिवार्य है। यह हर वोटर की समझदारी और उनकी गरिमा का सम्मान करती है, ताकि वो सोच समझकर अपना फैसला ले सकें। चलिए अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। क्या 2022 में जो हुआ वो सिर्फ एक बार की घटना थी, या ये किसी पुराने पैटर्न का हिस्सा है? पिछले 7 चुनावों का इतिहास हमें इसका जवाब देगा। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि सेकमई कभी किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा। यहां का जनादेश हमेशा बदलता रहा है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस समर्थित पार्टी और फिर वापस बीजेपी। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है जो किसी भी तरफ जा सकती है। इन आंकड़ों में एक गहरी कहानी छिपी है। देखिए, 2017 में जब लड़ाई सीधी थी तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी। लेकिन 2022 में जैसे ही विपक्ष बटा, बीजेपी सिर्फ 36.8% वोट पर भी आसानी से जीत गई। ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। जब विपक्ष एकजुट होता है, मुकाबला कड़ा होता है। जब विपक्ष बिखर जाता है तो जीत के लिए बड़ा वोट शेयर जरूरी नहीं होता। असली खेल वोटों के बंटवारे का है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा खंड, जीत का चतुर्मुख मार्ग। ये एक 4 आयामी रणनीति है जो सीधे सीधे वोटरों के डेटा और उनकी असली शिकायतों पर टिकी है। ये चतुर्मुख सिद्धांत 4 मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला, सामाजिक कल्याण। दूसरा, विकास और रोजी रोटी। तीसरा, युवाओं का सशक्तिकरण। और चौथा, शासन और शांति। ये सिर्फ खोखले वादे नहीं, बल्कि लोगों की जरूरतों पर आधारित एक मुकम्मल ढांचा है। इसे जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है लाम्बी और इशीन, मतलब सड़क और पानी।
सालों से प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, तो समाधान क्या है? अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का एक सार्वजनिक और समय सीमा से बंधा हुआ वादा। दूसरी बड़ी चिंता है थाबक, यानी नौकरियां। युवाओं में बेरोजगारी और हुनर की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसका सीधा जवाब है इसी क्षेत्र के लिए बनाए गए खास स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रम। अच्छा, इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक उम्मीदवार में क्या खूबियां होनी चाहिए? उनकी पहचान हो, वो सीट के एससी आरक्षण के दायरे में आते हों, उनका रिकॉर्ड बेदाग हो और वो एक एकजुट सेक्युलर मंच की पेशकश कर सकें। क्योंकि हर सही रणनीति को एक सही चेहरे की जरूरत होती है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में एक उसूल को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर वादा जो किया जाए और हर डेटा जो इकट्ठा हो, उसमें वोटर की निजता और सहमति का पूरा सम्मान होना चाहिए। भरोसा इसी नींव पर खड़ा होता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक असली जन जनादेश का ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ चुनाव जीतने की तरकीब नहीं है, ये डेटा को सुशासन में बदलने का एक नक्शा है। एक ऐसा शासन जो लोगों की सुने, उनके प्रति जवाबदेह हो और सिर्फ उनके लिए काम करे। तो कुल मिलाकर जीत के रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें हैं: एक कमजोर संगठन, एक बंटा हुआ विपक्ष और लोगों की अनसुनी शिकायतें। इसलिए रास्ता साफ है। संगठन को मजबूत करें, विपक्ष को एकजुट करें और लोगों की शिकायतों को अपनी आवाज बनाएं। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या कोई राजनीतिक दल सिर्फ बीमारी के लक्षणों पर नहीं, बल्कि सीधे सिस्टम की इन खामियों पर ध्यान केंद्रित करके 5.9% के वोट शेयर को एक विजयी जनादेश में बदल सकता है? आखिर में एक बात गांठ बांधने वाली है। शासन कोई इवेंट नहीं है, बल्कि ये लगातार सुनने, समझने और काम करने की एक प्रक्रिया है। और असली काम वोटिंग के दिन से बहुत पहले शुरू हो जाता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-4204-1602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।